नमस्कार मेरे YouTube परिवार और नए साथियों, आपका स्वागत है अंधकार का राज पर। और आप सुन रहे हैं एक डरावनी दास्तान, वो भी मेरी ही जुबानी। तो दोस्तों, आप लोगों के मन में जो कन्फ्यूजन था उसे दूर करने के लिए मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ दिनों से गीता वाली कहानी के पार्ट 2 के लिए आप में से बहुत सारे लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे। और उन सब के बार बार कमेंट करने के पीछे की वजह को मैं अच्छे से समझ रहा हूं, क्योंकि हमारे बीच भी उस गीता के पीछे पड़े हुए तांत्रिक जैसे कई विकासुर मौजूद हैं, जिन्हें इस तरह की कहानियां सुनने में बेहद मजा आता है। खैर, वो भी मेरी ही ऑडियंस का हिस्सा हैं, तो उनकी फरमाइश पूरी करना भी मेरा ही काम है। हालांकि इस कहानी को आप में से कई लोगों ने पहले भी सुना होगा, लेकिन कुछ लोगों का इस कहानी के प्रति खास इंटरेस्ट देखते हुए मैं इसका पार्ट 2 फिर से अपलोड कर रहा हूं। तो चलिए अब कहानी की ओर चलते हैं। दोस्तों, आज की हमारी कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की रहने वाली एक औरत की है, जिसका नाम गीता है। अब ये कहानी हम गीता के नजरिए से सुनेंगे, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहता हूं, वैसे तो आप सबने बहुत सी डरावनी कहानियां सुनी होंगी, मगर मुझे पूरा भरोसा है कि आज की यह कहानी सुनकर आपको असली डर का एहसास होगा। मेरी आपसे बस इतनी गुजारिश है कि अगर आप इस कहानी को आखिर तक सुनेंगे तो आपको वाकई में खूब मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नज़दीकियां बढ़ेंगी और आने वाली कहानियां आसानी से आप तक पहुंच जाएंगी। तो ज़्यादा वक्त बर्बाद न करते हुए चलिए अपनी कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की यह कहानी गीता वाली कहानी का ही पार्ट 2 है। अब तक आपने इसके पिछले हिस्से में सुना था कि किस तरह जमींदार उस विनोद नाम के लड़के को घाट से उठाकर अपने घर ले जाता है और उसे अपने बेटे की तरह पालता है। लेकिन विनोद की नज़र जमींदार के बेटे की बहू यानी सरोज भाभी पर बुरी तरह फिसल जाती है। वह अक्सर उन्हें स्नान घर में बिना कपड़ों के नहाते हुए देखता और उस वक्त हस्तक्रिया करते हुए उनके साथ संबंध बनाने की कल्पना में खुद को तृप्त करने की कोशिश करता। लेकिन एक दिन वह रंगे हाथों पकड़ लिया जाता है और इसके बाद जमींदार उसे गांव से बाहर निकाल देता है। मगर तभी जमींदार की सास यानी गीता की नानी की रहस्यमय ढंग से मौत हो जाती है। और जब सब लोग उनकी अंतिम क्रियाएं करके घर लौटते हैं तो सरोज भाभी के सामने उन्हें एक अजीब औरत बैठी हुई दिखाई देती है, जिसके बारे में सरोज भाभी बताती हैं कि वह पास के गांव में रहने वाली एक दाई मां है। उस समय सरोज भाभी गर्भवती थीं और अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई थी। इसी कारण उन्होंने उस दाई मां को बुलाया था। मगर जैसे ही गीता की नजर उस दाई मां के पैरों पर पड़ी तो उसने देखा कि वे किसी औरत जैसे नहीं, बल्कि बिल्कुल किसी मर्द जैसे लग रहे थे। इससे पहले कि गीता कुछ समझ पाती, वह लंबा घूंघट निकाले औरत वहां से चली गई। इसके बाद गीता सीधे बाथरूम में नहाने गई तो उसे साफ महसूस हुआ कि जैसे कोई उसे नहाते हुए देख रहा हो। अजीब यह था कि जो उसे घूर रहा था वह और कोई नहीं बल्कि उसकी अपनी भाभी सरोज ही थी। लेकिन जैसे ही गीता की नज़र उस पर पड़ी, सरोज का चेहरा धीरे धीरे एक डरावनी चुड़ैल की शक्ल लेने लगा और एक तरफ उसके चेहरे पर किसी मर्द जैसी दाढ़ी के लंबे लंबे बाल उभर आए। इसके बाद वह दरवाजे की ओर गई और जोर जोर से दरवाजे को पीटने लगी, साथ ही अपने नाखूनों से पागलों की तरह उसे खुरचने लगी। तभी अचानक पीछे से सरोज के पति यानी गीता के भाई की आवाज आई, जिसने कहा, अरे सरोज, क्या हुआ? तुम इस तरह दरवाजा क्यों पीट रही हो? यहां तक आपने इस कहानी का हिस्सा सुन लिया, और अगर किसी ने पिछला पार्ट नहीं सुना है तो मैंने आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है। आप वहां से पिछले पार्ट को सुन सकते हो, क्योंकि जब तक आप इस कहानी के पहले भाग को नहीं सुनोगे तब तक आगे की करीबियों वाली बात समझ में नहीं आएगी। तो अब उस घटना के बाद से ही कहानी को गीता के नजरिए से शुरू करते हैं। उस दिन स्नान घर में जो मेरे साथ हुआ, उस घटना के बाद मुझे साफ एहसास हो गया कि सरोज भाभी सामान्य नहीं रही। सच कहूं तो उनके साथ कुछ ऐसा हुआ था जो उन्हें ये अजीबोगरीब हरकतें करने पर मजबूर कर रहा था। पहले तक चीजें बस सामान्य सी लग रही थीं, लेकिन जब मेरी और उनकी नजरें टकराईं और नजरें मिलते ही मैंने देखा
कि उनका आधा चेहरा बदलने लगा और आधे हिस्से पर किसी पुरुष जैसी दाढ़ी उभर आई। तो वह नज़ारा मेरे लिए बेहद डरावना था। ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है। मैंने उस समय घर पर किसी से इस बारे में बात नहीं की, क्योंकि मैं सोच रही थी कि लोग पहले से ही नानी के चले जाने से दुखी थे। अगर मैं यह सब बता दूंगी तो उनकी चिंता और बढ़ जाएगी। साथ ही मन में यह डर भी था कि शायद सरोज भाभी मेरे जैसे किसी और को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं अगर यह बात सामने आ गई तो। इसलिए मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा। फिर भी मैंने ठान लिया कि इस बात की जड़ तक पहुंचना जरूरी है। यह जानना था कि नानी के घर जाने के बाद सरोज भाभी के साथ क्या ऐसा हुआ कि उनका व्यवहार अचानक इतना बदल गया। उस वक्त मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि इसकी तह तक जाने की शुरुआत कहां से करूं। शायद तब मुझे खुद कुछ करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि चीजें अपने आप ही धीरे धीरे मेरे सामने उजागर होने लगीं। एक रात लगभग 1 से 1:30 बजे के बीच में अपने कमरे में सो रही थी। तभी अचानक कोई अजीब टक टक सी आवाज सुनाई दी। पहले तो मैंने उसे नींद समझकर टाल दिया, पर जब वह आवाज बार बार आई तो मैंने आंखें खोलीं और अपने बिस्तर के पास देखा। जैसे ही मैंने देखा, मुझे दिखा कि एक औरत मेरे कमरे से निकलकर बाहर की तरफ जा रही थी और उस वक्त मेरा कमरा खुला हुआ था। चूंकि हमारा घर जमींदारों जैसा बड़ा घर था, गांव का सबसे बड़ा ही कहना होगा, उसमें कई कमरे थे और मैं उन्हीं में से एक अलग कमरे में रहती थी। लेकिन जब मैंने उस औरत को अपने कमरे से बाहर जाते हुए देखा तो मेरे मन में सवाल उठा कि आखिर यह अनजान औरत इतनी रात को मेरे कमरे के अंदर कर क्या रही थी। उस समय उसे अपने कमरे में देखकर मेरे दिमाग में बस वही ख्याल घूमता रहा और मैं बिस्तर से उठकर धीरे धीरे उसके पीछे चलने लगी। मगर जैसे ही कमरे से बाहर आई तो आंगन में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। इसीलिए मैंने सोचा इसे नजरअंदाज कर दूं और वापस कमरे की ओर लौट जाऊं। पर तभी अचानक मेरी नजर आंगन से ऊपर छत की दीवार पर गई। वहां मैंने देखा कि कोई औरत आंगन की तरफ पैर लटकाकर उस दीवार पर बैठी हुई है। जब मैंने उसके पैरों की तरफ गौर से देखा तो वे बिल्कुल वैसे ही थे जैसे उस दाई मां के पैर थे। पैर किसी औरत जैसे नहीं बल्कि किसी मर्द के पैरों जैसे लग रहे थे। फिर मेरी नजर ऊपर गई तो मुझे साफ दिखाई दिया कि वह औरत कोई और नहीं बल्कि मेरी खुद की भाभी सरोज भाभी थी, जो इस अजीब हालत में वहां बैठी थी। लेकिन जैसे ही मैंने उनके चेहरे पर नजर डाली तो मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। उनका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था और उनकी आंखें इतनी बड़ी हो चुकी थीं कि उन्हें देखकर कोई भी कह देगा यह किसी इंसान की आंखें नहीं हो सकती। तभी वह मेरी ओर देखकर अपने हाथ की उंगली से मुझे पास आने का इशारा करने लगी। लेकिन मैं इतनी ज्यादा डर गई थी कि वहां जाने का सवाल ही नहीं था। उल्टा मैं भागकर अपने कमरे में घुसी और फौरन दरवाजा बंद करके आंखें बंद कर जोर जोर से रोने लगी। रात का वक्त करीब 1 से 1:30 बजे का था। चारों तरफ खामोशी पसरी हुई थी और मैंने अभी अभी इतना खौफनाक मंजर देखा था कि मेरा दिल डर से दुगनी रफ्तार से धड़क रहा था। लेकिन दरवाजा बंद करने के तुरंत बाद ही जब मेरी नजर बिस्तर की तरफ गई तो मैंने देखा कि वहां भी कोई औरत बैठी हुई है। उसकी पीठ मेरी तरफ थी और वह अजीब तरीके से एक पैर को मोड़कर वहां बैठी थी। तभी मुझे चबाने जैसी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई अपने मुंह में कुछ खा रहा हो। जो चीज वह खा रही थी वह बहुत ही लचीली थी, इसलिए उसे चबाने की आवाजें और भी साफ सुनाई दे रही थीं। उसके सिर के बाल पूरी तरह खुले हुए थे और उसके कपड़े बिल्कुल वही थे जो बाहर छत पर बैठी उस औरत ने पहने थे, जो मेरी भाभी ही थी। किसी तरह हिम्मत जुटाकर मैंने हल्की सी आवाज में पूछा, कौन हो तुम और मेरे कमरे में क्या कर रही हो? मेरे इतना कहते ही वह औरत अपनी गर्दन धीरे धीरे घुमाने लगी। लेकिन उसकी गर्दन सामान्य इंसान की तरह नहीं, बल्कि पूरी की पूरी 180 डिग्री घूम गई। यह देखकर मेरा दिल दहल गया। जब उसकी गर्दन पूरी तरह पीछे की ओर हो गई और उसका चेहरा दिखाई दिया तो मैं डर के मारे कांपने लगी। वह वही औरत थी जिसे मैंने बाहर छत पर देखा था, लेकिन अब उसके चेहरे पर पूरा खून लथपथ था और वह अपने मुंह में मांस का टुकड़ा चबा रही थी। उसके हाथ में आधा कटा हुआ मुर्गा था, जिसे देखकर लग रहा था कि उसने उसे जिंदा पकड़कर फाड़ा और अब खा रही है।
मेरी तरफ देखते ही वह जोर से डरावनी हंसी हंसने लगी। यह देखकर मैं तेजी से कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन जैसे ही मैंने अपने कमरे का दरवाजा खोला और एक कदम बाहर बढ़ाने की कोशिश की, अचानक मैं किसी चीज से ठोकर खाकर ठिठक जाती हूँ। उस वक्त मैं कमरे के अंदर अपने बिस्तर पर बैठी उस औरत की तरफ देखते देखते दरवाजा खोलकर बाहर भागने की कोशिश कर रही थी, पर उससे पहले कि मैं बाहर निकल पाती, मैं वहीं कहीं किसी चीज से टकरा जाती हूँ। जब मैं उससे टकराई तो ऐसा लगा जैसे मैं किसी औरत से टकरा गई हूँ। टकराने के बाद जैसे ही मैं नीचे फर्श पर गिरी और मेरी नजर उस ओर गई जिससे मैं टकराई थी, मैं डर के मारे चीख उठी, क्योंकि मेरे सामने वही औरत खड़ी थी जो अभी अभी मेरे बिस्तर पर बैठी दिखी थी। अब वह औरत मुझे एक जगह पर नहीं बल्कि एक साथ तीन तीन जगहों पर दिख रही थी। जब मैं टकरा कर नीचे गिरी तो बाहर आंगन के ऊपर वाली छत की मुंडेर भी साफ दिखाई दे रही थी। मतलब नीचे गिरते ही मुझे दिखाई दिया कि वही औरत अभी भी उसी जगह वैसी ही बैठी थी जिस तरह मुझे पहले दिखी थी। साथ ही वह मेरी कमरे की दहलीज के ऊपर भी खड़ी नजर आई और उसके साथ ही वह ठीक मेरे पांछे मेरे बिस्तर के ऊपर भी बैठी थी और मुर्गा खा रही थी। एक ही औरत को तीन तीन जगहों पर इतने खौफनाक रूप में देखकर मेरी चीख फूट पड़ी और उसी चीख के साथ मैं डर के मारे वहीं बेहोश हो गई। उसके बाद आगे मेरे साथ क्या हुआ मुझे याद नहीं रहा। जब मेरी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी और दिन की रोशनी खिड़की से आती हुई मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। रोशनी की चमक से मेरी आंखें झपक झपक कर बंद हुईं और मुझे अपनी एक हथेली आंखों पर रखनी पड़ी। नींद खुलते ही रात वाला सारा मंजर याद आया और मैं फटाफट उठकर चारों ओर देखने लगी, पर तब तक घर का माहौल पूरी तरह शांत था। मेरे आसपास कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे मुझे डर लगे, पर उठकर बिस्तर पर बैठने के एक डेढ़ मिनट के बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे कपड़े वैसे नहीं रहे। यानी जो कपड़े मैंने रात में पहने थे वे अब वही नहीं लगे। मुझे महसूस हुआ कि मेरे कपड़ों के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है। जब मैंने अपने ऊपर के कपड़े हल्के से उठाकर देखा तो मेरे स्तनों पर खून लगा हुआ था। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अपने खून से सने हाथ या मुंह को उन पर रगड़ा हो। यह देखकर मुझे यकीन हो गया कि शायद रात को बेहोशी में मेरे साथ कुछ हुआ था। और सिर्फ ऊपर के कपड़े ही नहीं, नीचे के कपड़ों में भी कुछ गड़बड़ थी। ऐसा लग रहा था कि उन कपड़ों के साथ भी छेड़छाड़ की गई और फिर जबरदस्ती मुझे वे वापस पहनाए गए थे। इसलिए मैं उठकर पहले अपने कमरे का दरवाजा बंद करती हूँ और फिर जो भी कपड़े मेरे पास थे उन्हें उतारकर आईने में खुद को देखने लगती हूँ। बिना कपड़ों के आईने में देखने पर पता चला कि सिर्फ स्तनों पर ही नहीं बल्कि मेरे प्राइवेट पार्ट पर भी काफी खून लगा हुआ था। साथ ही मेरी जांघों पर खून से सने निशान थे, जैसे किसी ने खून से लथपथ हाथों से बार बार मेरी जांघें सहलाई हों और उंगलियों का खून वहां चिपक गया हो। यह सब देखकर मैं पक्के तौर पर मान चुकी थी कि कल रात मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, पर मैं किसी को यह सब बताकर भी क्या कर पाती। मेरे पास इसके प्रमाण भी नहीं थे और जो कुछ था वह भी मैं किसी को नहीं दिखा सकती थी। इसलिए मैं सुबह उठते ही सबसे पहले नहाकर अपने स्तनों और बाकी जगहों से जितना भी खून था सब धो देती हूं। नहाते समय मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था कि कल रात उस डरावनी औरत को एक साथ तीन जगहों पर देखकर जब मैंने इतनी जोर से चिल्लाया तो किसने मेरी चीख नहीं सुनी। बेहोशी से पहले मुझे सिर्फ वही घटना याद है, उसके बाद क्या हुआ मुझे मालूम नहीं। पर जब से ये सब घटनाएं शुरू हुई थीं, कुछ ही दिनों में सरोज भाभी को अचानक गर्भपात हो गया और उनका पेट का बच्चा बीच में ही खत्म हो गया। यह सुनकर सरोज भाभी बहुत दुखी रहीं और 3-4 दिनों तक वे लगातार रोती रहीं, पर बीच बीच में अचानक हंस भी जाती। ऐसा लगता था जैसे उनका वह रोना दुख नहीं बल्कि किसी तरह की अजीब खुशी का भी इशारा हो। और जिस दिन से उनका गर्भपात हुआ उसी दिन के बाद से उनकी तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी। जब भी वे मेरे पास बैठती या घर में दिखती तो ऐसा लगता कि वे अपने आप से बातें करती रहती। मैंने उनसे एक बार पूछा भी, पर जब भी मैं उनसे बात करने की कोशिश करती तो वे गुर्रा कर
जवाब दे देती और कह देती, तुझे क्या पूछा है, मैं जैसी हूं जैसी रहूंगी। ये कहकर वे मेरी ओर देखकर किसी अजीब सी आवाज में हंसने लगती थीं, जिसकी वजह से अब मुझे उनसे बात करने पर भी भारी सा डर सा आने लगा था। पर धीरे धीरे उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि वे बिस्तर पर ही ठहर गईं और मात्र 2 महीने के भीतर उनके शरीर का सारा मांस और मज्जा सूखकर बस हड्डियों का एक ढांचा रह गया। उनकी त्वचा भी किसी बूढ़ी औरत की तरह झुर्रियों से भर गई थी। ऐसा महसूस होता था जैसे दिन ब दिन उनका शरीर किसी चीज द्वारा चूस लिया जा रहा हो। ऐसा ही लगता था कि कोई अजीब शक्ति उन्हें तड़पा तड़पा कर मार डालना चाहती है। अब आप सोच रहे होंगे, जब सब कुछ इतना भयानक था और मेरी भाभी की हालत इतनी बुरी हो चुकी थी, तो मैंने अपने घर वालों से क्यों नहीं कहा और उन्होंने इलाज की कोशिश क्यों नहीं की? इसका जवाब यह है कि जब से उनका गर्भपात हुआ था, मेरे पिताजी उन्हें दिखाने के लिए तरह तरह के लोगों को बुलाते रहे, पर कहीं से भी आराम नहीं मिला। तब मैंने कहा कि शायद वैद्यों से काम नहीं बनेगा, शायद किसी भूत या बबूत की जरूरत है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि उनके ऊपर किसी ऊपरी चीज की परछाई है। मेरी बात पर पिताजी ने गांव के पंडित जी को बुलाया, पर जैसे ही पंडित जी आए, मेरी भाभी अजीब तरह से जोर जोर से चीखने लगी। वह जो पानी तक ठीक से नहीं पी पा रही थी और पिछले 10 दिन से कुछ निगल नहीं पाई थी, अचानक इतनी तेज चीखने लगी कि हम सब हैरान रह गए। ऐसा लग रहा था कि वह बिल्कुल ठीक हैं, पर पंडित जी ने देखा कि वह खुद इस हाल में नहीं है, कुछ उनका नियंत्रण कर रहा है। वह पास आए और उनके गले में एक धागा बांध दिया। धागा बांधते ही उनकी अजीब हरकतें रुक गईं और कुछ ही देर में उन्होंने सबको कहा, गीता दीदी कहाँ हैं? उन्हें मेरे पास बुलाओ। मैं उनके पास बैठने गई तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, आंखों में आंसू भरकर कहा कि जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया वह मेरा प्रभाव नहीं था, मैं किसी और के कब्जे में थी। फिर वे बोली कि अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, कल शाम तक वह मुझे छोड़कर चली जाएगी, लेकिन वह अकेले नहीं जाना चाहती। मुझे बचाओ, उन्होंने कहा। वह लौट आया है और अब मुझे अपने साथ ले जाना चाहता है, पर मैं उसके साथ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती। जब हमने पूछा कि कौन लौटा है, तो उनके मुंह से एक ही नाम निकला, विनोद। विनोद का नाम सुनते ही हम सब सन्न रह गए। पिताजी ने पूछा कि विनोद कैसे लौट सकता है, और अगर लौट भी आया है तो मेरी इस हालत में उसका क्या हाथ? तब भाभी ने धीरे धीरे नजरें घुमाकर कहा कि अब वह साधारण इंसान नहीं रहा, वह एक अघोरी तांत्रिक बन चुका है, जो अपनी तंत्र साधनाएं पूरी करके गांव लौट आया है। अपनी तंत्र शक्तियों से वह मुझे अलग अलग रूपों में दिखता रहा था। उसके पास ऐसी विद्या है जिससे वह किसी भी रूप में ढल सकता है, पर उसकी पहचान का एक ही तरीका है, उसके पैर। चाहे वह किसी औरत का रूप ले ले या किसी और चीज का, उसके पैर वैसा ही रहेंगे। ये सुनते ही मुझे वो वक्त याद आ गया जब हम नानी के घर से लौटे थे और दाई माँ के पैर मुझे किसी मर्द के जैसे नजर आए थे। मैंने भाभी से पूछा कि क्या वही दाई माँ रूप में बैठी महिला भी वही तांत्रिक विनोद था? भाभी ने सिर हिलाकर हामी भरी और आंसू बहा दिए। उन्होंने बताया कि वह मुझे पाना चाहता है, इसलिए उसने मेरी यह हालत कर दी, क्योंकि जीते जी वह मुझे हासिल नहीं कर सकता, इसलिए वह मेरी आत्मा पर कब्जा करना चाहता है और मरने के बाद मुझे अपने उस यौवन रूप में वापस जिंदा करके अपनी हवस शांत करेगा। इसलिए भाभी ने कहा कि जैसे ही दिन ढलेगा वह हम सबको छोड़कर चली जाएगी। लेकिन मेरी मृत्यु के बाद जब हमारे गांव के श्मशान घाट पर मेरा अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा, तो उस अंतिम संस्कार के बाद 3 रातों तक आप लोग रात के वक्त श्मशान घाट पर पहरा रखिएगा। वजह यह है कि विनोद वहीं पर मेरी आत्मा को अपने वश में करने के लिए अपनी तंत्र क्रिया करेगा, और उसके लिए उसे मेरी जलती हुई चिता के पास आना ही होगा। उसे पकड़ने और खत्म करने का आप लोगों के पास सिर्फ वही एक मौका रहेगा। लेकिन ध्यान रखना कि जब तक वह अपनी तंत्र क्रिया की चरम सीमा तक नहीं पहुंचता, तब तक कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्रिया शुरू होने से पहले अगर आप लोग उसे पकड़ डरने की कोशिश करेंगे तो वह बचकर निकल जाएगा। पर अगर उसकी क्रिया चरम पर पहुंच गई
तो फिर किसी इंसान के हस्तक्षेप से भी वह बीच में से अपनी क्रियाएं छोड़कर भाग नहीं पाएगा। ऐसा करने से उसकी सारी तंत्र विद्या ही उससे छूट जाएगी और वह इसे कभी सहन नहीं करेगा। इसलिए जैसे ही वह आए, आप लोग उस जगह पर खुलकर खड़े ना दिखें, बल्कि कहीं छुपकर उसकी प्रतीक्षा करें, जहां से आप उसे देख सकें पर वह आपको न देख पाए। ये कहते कहते सरोज भाभी की सांसें उखड़ने लगीं और वे जोर जोर से सांसें ले रही थीं। उनकी ऐसी हालत देख पंडित जी ने हमें इशारा किया और फिर किसी ने उनसे आगे और सवाल नहीं किए। अब हमारी आंखें अगली शाम पर टिक गई थीं, क्योंकि हम पर यकीन नहीं हो रहा था कि वे सचमुच कल शाम तक हमें छोड़कर चली जाएंगी। पर पंडित जी ने साफ कह दिया था कि जो कुछ भी सरोज ने कहा है वह सच है। हम चाहकर भी उन्हें रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि इतने दिनों से उस तांत्रिक की तंत्र विद्या उनके शरीर के हर हिस्से पर छाई हुई थी और उस पर जो मारण क्रिया चली थी उसे पूरा होने में बस एक दिन बाकी था। इसलिए अंतिम समय पर उस क्रिया को भंग नहीं किया जा सकता था। यह तभी टूट सकती थी जब शुरू में ही उसकी पहचान हो और क्रिया के 2-3 हफ्तों के भीतर उसे रोका जाए। अब वह काम पंडित के भी बस में नहीं था। हमने उनके सामने हाथ जोड़कर मिन्नत की कि कम से कम कोशिश तो करें, पर पंडित जी ने साफ मना कर दिया कि वह अब कुछ कर पाने में असमर्थ हैं। और फिर वही हुआ जिसकी हम सभी को सबसे ज्यादा डर था। जैसे जैसे दूसरे दिन दोपहर ढलने लगी, सरोज भाभी का शरीर अजीब तरह से अकड़ने लगा। जब उनकी सांस निकली तो वे किसी द्वारा पड़े हुए इंसान की तरफ फड़फड़ा उठी। पूरा शरीर झटकों से हिलने लगा, आंखें बढ़कर बाहर आने लगीं। आंसुओं की जगह उनकी आंखों से खून बहने लगा और मुंह से उलझन भरा झाग निकल आया। उन्हें ऐसे तड़पते और मरते देखकर मुझे वे दिन याद आ गए जब हम दोनों साथ बैठकर हंसी खुशी गप्पें किया करते थे। शादी के बाद का वह वक्त जब वे हमारे घर आई थीं और हम सहेलियों की तरह रहती थीं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं उन्हें अपनी आंखों के सामने इतनी बुरी तरह और इतनी जल्दी मरते हुए देखूंगी। और सच ये था कि इस सब को देखकर सबसे ज्यादा व्यथित मैं थी, क्योंकि उनके पति के लिए कोई औरत घर में लाई जा सकती थी और मेरे भाई की भी दूसरी शादी हो सकती थी। पर जो जगह सरोज भाभी ने मेरी जिंदगी में एक सच्ची सहेली के रूप में भरी थी, उसे कोई नहीं भर पाएगा। जैसे जैसे धुंधलका बढ़ा, उन्होंने अपने नेह भरे शरीर को हमारे बीच छोड़ दिया। उनका सा लाइफलेस शरीर मेरे सामने मिट्टी जैसा पड़ा था। हम सब कांपते और विलाप करते हुए एक दूसरे से लिपटकर रोने लगे। पंडित जी ने कहा कि जो कुछ भी उन्होंने मरने से पहले हमें बताया था उस पर हमें पूरी तरह अमल करना होगा और अंतिम संस्कार के दौरान कोई ऐसी गलती नहीं करनी है जिससे तांत्रिक विनोद उनकी आत्मा को अपने वश में करने में सफल हो जाए। मुझे अच्छे से मालूम था कि श्मशान घाट पर औरतों का जाना मुश्किल होता है। आप सबने देखा होगा कि आम तौर पर मृत्यु की रस्मों में पुरुष ही चिता तक ले जाते हैं। इसलिए अगले दिन जब उनका अंतिम संस्कार हुआ, मैं खुद श्मशान नहीं जा पाई। पंडित जी ने हम सब से सख्ती से कहा कि सरोज की बातों को घर के बाहर किसी के साथ साझा न किया जाए। हो सकता है कोई गांव वाला पहले ही उस तांत्रिक से जुड़ा हुआ हो और वह सारी बातें वहीं पहुंचा दे। इसलिए आगे की योजना केवल हम लोग मिलकर बनाएं। अगले दिन सुबह अंतिम संस्कार के बाद पिताजी ने कुछ लोगों को श्मशान पर ही छोड़ दिया था। घर आकर नहा धोकर हम शाम तक के लिए धीरे धीरे इंतजार करने लगे, क्योंकि जिस दिन सरोज भाभी की मौत हुई थी उसके 2 दिन बाद अमावस्या थी और पंडित ने कहा था कि तांत्रिक अमावस्या की रात तक जरूर आएगा। अगर उन 2 रातों में नहीं आया तो तीसरी रात को आएगा ही। इसीलिए तय हुआ कि जैसे ही शाम ढले और अंधेरा हल्का होगा, हम छुपकर श्मशान घाट जाएंगे। पर चूंकि घर में शोक सभा चल रही थी और दिन भर पिताजी के परिचित रिश्तेदार आते रहे, सभी घर वालों का श्मशान जाना मुमकिन नहीं था। इसलिए हमने तय किया कि श्मशान पर केवल मैं, मेरा भाई और पंडित ही जाएंगे। मेरी बड़ी दीदी और पिताजी घर पर ही रुकेंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैंने कुछ वक्त पहले कहा था कि औरतें श्मशान नहीं जाती और अब मैं जा रही हूं।
तो यहाँ फर्क यह है कि मैं अंतिम संस्कार के वक्त नहीं जा रही थी। हम शाम के अंधेरे में छिपकर जाने वाले थे और मैं अपने भाई को अकेला वहां भेजकर उसकी हवस के हाथों मरते हुए नहीं देख सकती थी। इसलिए पंडित जी से मैंने कहा कि मैं भी उनके साथ चलूंगी। उससे पहले पंडित ने हमें गांव के मंदिर में बुलाया और वहां शिव के त्रिशूल को मेरे भाई के हाथ में थमाया। कहा कि जैसे ही मैं इशारा करूं, तुम इस त्रिशूल को लेकर उस तांत्रिक की गर्दन पर वार करना और उसका सिर धड़ से अलग कर देना। मेरे भाई ने पूछा कि क्या यह कोई तलवार या कुल्हाड़ी है जो एक ही वार में गर्दन काट देगी। पंडित जी ने समझाया कि केवल गर्दन पर सही वार से ही तांत्रिक का संहार संभव है। उसके किसी और हिस्से पर वार करने की कोशिश में वह तुरंत सचेत हो जाएगा और गायब हो सकता है। तब हमें सीधा उसकी गर्दन के ऊपर ही वार करना है। तब हम लोग जब श्मशान घाट पहुंचे तो मेरा भाई और वही पंडित तो थोड़े आगे जाते हैं, परंतु मैं श्मशान घाट के गेट के थोड़ा बगल में ही जो एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था, उस पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गई थी। हालांकि उसी वक्त मुझे वो सब कुछ करने में बेहद ज्यादा डर तो लग रहा था, परंतु जिस तरीके से मैंने अपनी आंखों के सामने तड़प तड़प कर अपनी सहेली को और अपनी भाभी को मारते हुए देखा था, उसके बाद मैं नहीं चाहती थी कि वैसा फिर से हमारे घर में किसी के साथ हो। क्योंकि उस विनोद ने हमारे गांव से कुछ साल पहले जब पिताजी ने उसको निकाला था, तो जाते वक्त उसने पिताजी से कहा था कि वह सभी लोगों से इस बात का बदला लेगा। तो उसकी उस बात को याद करके मेरे मन में ये डर था कि कहीं भाभी के बाद वो हमारे घर में किसी दूसरे शख्स को नुकसान ना पहुंचा दें। इसीलिए हम कैसे भी करके उस तांत्रिक का खात्मा करना चाहते थे, जिसके चलते मुझे उतनी हिम्मत करके वह सब कुछ करना पड़ रहा था। क्योंकि मेरा भाई भी उतना ज्यादा दिलेर इंसान नहीं था कि वह अकेले ही सब कुछ संभाल सके। तब जिस रात पहली बार हम लोग श्मशान घाट में गए, तो पूरी रात इंतजार करने के बाद भी वह तांत्रिक वहां पर नहीं आया था, और दूसरी रात को भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। जब 2 रातों तक इंतजार करने के बाद वो वहां नहीं आया, तो पंडित जी ने तीसरे दिन हम लोगों को कहा कि आज अमावस्या की रात है, तो आज की रात वो तांत्रिक श्मशान घाट में जरूर आएगा, क्योंकि यह उसके पास सरोज की आत्मा को अपने वश में करके उसके शरीर को पाने का अंतिम मौका है, और वह किसी भी हालत में इस मौके को गंवाना नहीं चाहेगा। शायद हो सकता है वह अमावस्या की रात का ही इंतजार कर रहा हो, क्योंकि अमावस्या की रात को ही यह जो तंत्र मंत्र और काली शक्तियां होती हैं, यह बेहद ज्यादा काम करती हैं। इसीलिए उसके आज वहां पर आने के पूरे पूरे चांस हैं। तब तीसरी रात को भी हम तीनों दिन ढलते ही गांव वालों की नजरों से अपने आप को बचाकर श्मशान घाट में पहुंच गए थे, और मैं ठीक वैसे ही उस पीपल के पेड़ की टहनी पर जाकर बैठ गई थी, जहां से मुझे वह पूरा का पूरा श्मशान घाट बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था। परंतु नीचे से कोई भी शख्स मुझे उस पीपल के पेड़ पर बैठा हुआ नहीं देख सकता था। तब जैसे जैसे धीरे धीरे दिन ढलने के बाद रात होने लगी, तो लगभग 10 से 11 बजते ही उस रात काफी तेज हवाएं चलने लगी थी, और कुछ ही देर में आसमान में काले बादल छा गए थे। उन बादलों को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद थोड़ी ही देर में बारिश आने वाली है, और फिर होता भी कुछ वैसा ही है। कुछ ही देर में मूसलाधार बारिश स्टार्ट हो जाती है, और उसके साथ ही काफी तेज गति में हवाएं चलने लगी थी। उन हवाओं की वजह से वो श्मशान घाट के अगल बगल में जो भी बड़े बड़े पेड़ थे, उनकी पत्तियों से काफी डरावनी आवाजें आ रही थी। जब भी वह पत्तियां हवा की वजह से एक साथ हिलती थी, तो ऐसा माहौल बन जाता था कि जैसे कोई बहुत ही शैतानी और काली शक्ति वहां पर आने वाली है। हालांकि फिर कुछ ही देर बाद जब मैं उस पीपल के पेड़ पर बैठी हुई थी, तो मुझे दूर से कोई शख्स एक काली कंबल ओढ़े हुए वहां आता हुआ दिखाई देता है। जैसे ही वही शख्स मुझे वहां आता हुआ दिखाई देता है, तो मैं मेरे भाई को और उस पंडित को छुप जाने का इशारा करती हूँ, क्योंकि उन लोगों को तो इस बात का पता था कि मैं पीपल पर कौन सी जगह पर बैठी हुई हूँ, और उनकी और मेरी नजरें तो पहले से भी मिली हुई थी। उन लोगों ने मुझे वहां पर बैठाया ही इसलिए था ताकि दूर से जब मुझे कोई आता हुआ दिखाई दे तो मैं उन लोगों को इशारा कर दूं। परंतु जिस किसी शख्स को मेरे बारे में पता नहीं था कि मैं वहां पर बैठी हुई हूं, वो मुझे कभी भी वहां पर बैठा हुआ नहीं देख सकता था।
तब वो कंबल ओढ़ा हुआ इंसान जैसे ही श्मशान घाट के अंदर आता है तो वहां आते ही उसने अपने ऊपर ओढ़ी हुई उस कंबल को हटा दिया था और वह बारिश में भीगते हुए ही श्मशान घाट में जो सरोज भाभी की चिता थी उसकी तरफ जाने लगा था। हालांकि तब तक चिता की आग काफी ज्यादा शांत हो चुकी थी, पर फिर भी उसमें से कुछ अंगारे अब भी तीसरे दिन रात होने के बावजूद भी धधक रहे थे। श्मशान घाट में चिता के ऊपर तो छत बनाई गई थी, जिसकी वजह से बारिश की बूंदें चिता के ऊपर नहीं पड़ रही थी, परंतु अब जैसे ही उस तांत्रिक ने वहां जाकर वह कंबल हटाई और धीरे धीरे घूमकर वो उस चिता के पास जाकर खड़ा हुआ तो मुझे उसका हुलिया दिखाई देता है। और जैसे ही मुझे उसका हुलिया दिखाई देता है तो मुझे कुछ याद आता है। दरअसल वह तांत्रिक और कोई नहीं बल्कि वही था जो उस दिन मेरे साथ बस में बैठा हुआ था जब मैं अपनी नानी के घर से अपने गांव लौट रही थी, और जिसने मेरे गांव के रास्ते पर चलते हुए मेरा पीछा किया था। जब मैंने उससे यह बात पूछी थी कि वो मेरा पीछा क्यों कर रहा है, तो वह अपने नीचे के सारे कपड़े हटाकर मेरे सामने बिल्कुल निर्वस्त्र होकर नग्न हालत में आ गया था। और जब मैंने उसको नग्न हालत में देखा था तो उसके जननांग को देखकर मुझे ऐसा लगा था कि जैसे मैंने ऐसा तो पहले भी कहीं देखा है। तो तब उसी तांत्रिक को वहां श्मशान घाट में देखकर मुझे पक्का यकीन हो गया था कि शायद उस दिन यह विनोद ही था जो मेरा पीछा कर रहा था। परंतु इतने सालों में उसका हुलिया पूरी तरीके से बदल चुका था, क्योंकि उसने सिर पर औरतों की तरह काफी लंबे लंबे बाल बढ़ा रखे थे और चेहरे पर भी उसके सीने तक की दाढ़ी बढ़ी हुई थी। साथ ही वह अपने पूरे शरीर पर सिर्फ एक ही कपड़ा लपेट कर रखता था जो कि नीचे की तरफ था, यानी कि वह पूरी तरीके से एक अघोरी की वेशभूषा में दिखाई दे रहा था। रात के लगभग 11 बजे वहां आने के बाद वो अपनी तंत्र क्रियाओं को वहां पर शुरू करने लगा था। जब वह अपनी तंत्र क्रिया शुरू करने लगा और उसकी तंत्र क्रिया के प्रभाव से वहां पर जो जो चीजें होती गई उनको देखकर मेरी तो रूह ही कांप गई थी। परंतु मैंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था ताकि गलती से भी मेरे मुंह से डर के मारे आवाज ना निकल जाए। तभी मैंने देखा कि जैसे ही उसने वहां जाकर तंत्र क्रिया शुरू की तो धीरे धीरे जो चिता की लकड़ियां और बाकी का सामान जलकर राख हो गया था। तब वह वापस अपने आप ही बनने लगा था। चिता के जलते हुए और धधकते हुए आग के अंगारे अब अपने आप ही धीरे धीरे करके वापस सूखी लकड़ियों में बदलने लगे थे। वह सब कुछ होता हुआ देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद यह जिस तरीके से बाकी की चीजों को वापस पहले वाली अवस्था में ला रहा है, उसी तरीके से सरोज भाभी की जलकर राख हो चुकी लाश को और उनके शरीर की बनी हुई राख को भी वापस उनके शरीर में बदल देगा। अभी मैं ऐसा सोच ही रही थी कि तभी मेरे सामने बिल्कुल वैसा ही हो जाता है। लगभग 10 से 12 मिनट के अंदर ही वो चिता फिर से बिल्कुल उसी तरीके से तैयार हो जाती है जिस तरीके से किसी इंसान को जलाने से पहले चिता को तैयार किया जाता है। परंतु अब वो चिता तैयार होकर वहीं पर रुक गई थी, उसके आगे कुछ भी नहीं हो रहा था। यानी कि जो सरोज भाभी की लाश थी वह फिर से बनना शुरू नहीं हुई थी। परंतु तभी वह तांत्रिक उस चिता के ऊपर कुछ पीला पीला तरल पदार्थ डालता है, जिसके बाद मुझे वहां पर अगल बगल से एक अजीब सी चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगती है। और वो आवाज एक औरत की थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी औरत को कोई जबरदस्ती घसीटकर खींचते हुए वहां लेकर आ रहा है और उसको उस चिता पर लिटाया जा रहा है। हालांकि उस वक्त मुझे अपनी आंखों से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और उस तरफ चिता के बगल में ही पीछे की तरफ जो श्मशान घाट में हल्की सी खाई थी, वहां पर वो पंडित और मेरा भाई छुपे हुए थे। परंतु तब जैसे ही उस तांत्रिक ने वहां पर वो पीला पीला तरल पदार्थ और उस चिता के ऊपर डाला तो उसके बाद धीरे धीरे करके राख में बदल चुकी हड्डियां अब अपने आप ही जुड़ने लगी थीं और कुछ ही देर में एक इंसानी कंकाल का ढांचा वहां पर बनकर तैयार हो गया था। उस कंकाल को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी सच में थोड़ी ही देर में यहां पर सरोज भाभी वापस जिंदा हो जाएंगी, क्योंकि उस कंकाल के ऊपर पैरों की तरफ से धीरे धीरे अपने आप ही मांस, मज्जा और चमड़ी झड़ने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे
उस कंकाल को कोई इंसानी घोल पहना रहा है। परंतु उस वक्त जब यह सब चीज़ें हो रही थीं तो उस श्मशान घाट में एक औरत की दबी दबी सी रोने की आवाज़ गूंज रही थी। जब मैंने ध्यान लगाकर उस आवाज़ को महसूस किया तो उस आवाज़ को सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वह आवाज़ सरोज भाभी की ही है। उस वक्त मुझे इस बात पर ज़रा भी यकीन नहीं हुआ कि मरने के बाद भी इंसान को इतना कुछ झेलना पड़ता है। मैं तो शायद उस वक्त कल्पना ही कर पा रही थी कि सरोज भाभी की आत्मा को कितना दुख दर्द झेलना पड़ रहा होगा। परंतु वास्तव में जो कुछ उनके साथ हो रहा था उसको वही महसूस कर सकती थी। इसके बाद देखते ही देखते वहां पर उनकी वह पूरी की पूरी लाश किसी जिंदा इंसान के रूप में बदल जाती है और उनको देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि जैसे आज से 3 दिन पहले लोग इनको जलाकर यहां से चले गए थे, बल्कि वह बिल्कुल जिस हालत में हमारे सामने मरी थी बिल्कुल वैसे की वैसे ही वापस से तैयार होकर अब उस चिता के ऊपर पड़ी हुई थी। जब यह सब कुछ हो रहा था तो उस वक्त बारिश ने भी अपनी रफ्तार बढ़ा दी थी और आसमान से काफी मोटी मोटी बूंदें बारिश के रूप में गिरने लगी थीं। इसके साथ ही उस वक्त हवा भी इतनी तेज चलने लगी थी कि जिस टहनी पर उस पीपल के पेड़ के ऊपर मैं बैठी हुई थी वो टहनी अब हवा की वजह से काफी तेज तेज हिलने लगी थी, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं नीचे ना गिर जाऊं। पर मैंने अपने आप को बिल्कुल उस टहनी से चिपका रखा था क्योंकि मुझे पता था कि अगर एक बार मैं यहां से नीचे गिर गई और उस तांत्रिक का ध्यान मेरी तरफ चला गया तो फिर शायद मेरे साथ यहां पर कुछ बहुत ही भयानक हो सकता है। इसीलिए मैंने अपने आप को उस टहनी से पूरी तरीके से जकड़ रखा था। फिर थोड़ी ही देर बाद वह तांत्रिक अपनी पोटली से एक बड़ी सी लोहे की कील निकालता है और उसे सरोज भाभी के सिर के बीचों बीच ललाट पर रखकर ठोकना शुरू कर देता है। जैसे जैसे वह कील अंदर जाती जा रही थी वैसे वैसे सरोज भाभी की लाश उस सूखे हुए कंकाल जैसी हालत से बदलकर बिल्कुल उसी रूप में आने लगी जैसी वह अपनी जवानी में थी। यानी कि उस अभिमंत्रित कील को ठोकने से उनका शरीर जिस हाल में वह मरी थी उससे निकलकर जवानी की हालत में लौटने लगा था। तभी पंडित जी ने मेरे भाई को इशारा किया कि अब तुरंत पीछे से जाकर भगवान शिव के त्रिशूल से उस तांत्रिक की गर्दन पर वार करें, क्योंकि अगर वह कील पूरी तरह से सरोज भाभी के सिर में ठुक जाती तो फिर वह हमेशा के लिए उस तांत्रिक की गुलाम बन जाती और चाहकर भी कोई उन्हें उससे अलग नहीं कर पाता। तब वह एक दासी बनकर उस तांत्रिक की हवस पूरी करने और दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने के काम में लगाई जाती। पंडित का इशारा मिलते ही मेरा भाई अचानक पीछे से खाई से निकलकर दौड़ता है और त्रिशूल को पकड़कर तांत्रिक की गर्दन पर मारने की तैयारी करता है। लेकिन शायद तब तक तांत्रिक को उसके दौड़ते कदमों की आहट सुनाई दे चुकी थी। इसी वजह से उसने कील ठोकना तुरंत रोक दिया और झट से पलटकर देखने लगा। ठोकना तुरंत रोक दिया और झट से पलटकर देखने लगा। लेकिन जैसे ही वह पलटा उसी वक्त मेरे भाई ने गुस्से में आकर उसका गला त्रिशूल से भेद दिया। त्रिशूल लगते ही उसकी गर्दन धड़ से अलग होकर नीचे गिर जाती है और उसके शरीर से काला सा खून फव्वारे की तरह निकलने लगता है। तभी पंडित भी खाई से बाहर आकर दौड़ते हुए पहुंचते हैं और उस तांत्रिक के सिर कटे हुए धड़ को घसीट कर दूर ले जाते हैं ताकि सिर और धड़ गलती से भी एक दूसरे से न छू जाएं, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो वह वापस जिंदा हो सकता था। इसके बाद पंडित ने उसका सिर उठाकर दूसरी ओर रख दिया, लेकिन तब तक कील आधी से ज्यादा सरोज भाभी के सिर में धंस चुकी थी, जिसकी वजह से उनकी आंखें हल्की हल्की खुल गईं और उनके शरीर में अजीब हरकतें शुरू हो गईं। यह देखकर मेरा भाई भावुक हो गया। उसे लगा कि उसकी पत्नी लौट आई है और अब वह उसे घर ले जा सकता है, मगर पंडित ने तुरंत उसे समझाया कि यह उसकी पत्नी नहीं है, बल्कि उस अभिमंत्रित कील के जरिए तांत्रिक ने एक दूसरी शक्ति को बुलाया था। जैसे ही वह शक्ति पूरी तरह उनके शरीर में उतर जाती, सरोज भाभी की आत्मा उसी शरीर में कैद होकर हमेशा हमेशा के लिए तांत्रिक की दासी बन जाती और वह क्रिया आधी से ज्यादा पूरी हो चुकी थी। पंडित ने बताया कि अगर हम कील को पूरी तरह ठोककर सरोज को जिंदा करने की कोशिश भी करेंगे तो वह हमारी सरोज नहीं रहेंगी, बल्कि उस तांत्रिक की गुलाम बन जाएंगी।
अगर ऐसे में वह अपने गुरु का सिर धड़ से अलग देख लेती तो फिर जो सर्वनाश वह करती उसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था। इसी कारण पंडित जी ने वहीं पर फिर से चिता को आग लगा दी और सरोज भाभी का शरीर दूसरी बार राख में बदल गया। इसके बाद पंडित ने उस तांत्रिक की लाश को भी जलती चिता में फेंक दिया, लेकिन उसका सिर अलग होने की वजह से उसे उन्होंने श्मशान घाट के पीछे गहरे गड्ढे में दबा दिया। उस समय जो लोहे की कील तांत्रिक ने सरोज भाभी के सिर में ठोकी थी वह आग से नष्ट नहीं हो सकती थी। इसलिए अगले दिन पंडित जी ने चिता पूरी तरह ठंडी होने के बाद उस कील को अंगारों से निकाला और नदी में बहा दिया, जिससे तांत्रिक की सारी शक्तियां कील के साथ खत्म हो गईं। और इस तरह हमारा और पूरे गांव का उस विनोद नाम के तांत्रिक से पीछा छूट गया। वही विनोद जिसे पिताजी ने कभी लावारिस हालत में घर लाकर अपना बेटा बना लिया था। लेकिन पंडित ने उस वक्त यह भी कहा था कि अगर गलती से भी कोई कभी श्मशान के पीछे दबे उस सिर को बाहर निकाल दे तो संभव है वह तांत्रिक फिर से जिंदा हो जाए। इसी वजह से पिताजी ने उस जगह पर एक पक्का चबूतरा बनवा दिया ताकि कोई वहां खुदाई ना कर सके। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आपका यह छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत मायने रखता है।